यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। व्योम के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर महागुरु जी ने हंसते हुए कहा, व्योम अभी भी बेचैन है, तेरा दिल नहीं जान पा रहा है कि तू क्या चाहता है। बस उस ऊपर वाले के इशारे का इंतजार कर, वो तुझे खुद रास्ता दिखाएगा। कहते हुए महागुरु जी ने मुस्कुराकर चांद के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत प्यारी बच्ची हो, क्या नाम है तुम्हारा? महागुरु जी ने पहली बार चांद से कोई सवाल पूछा था। चांद ने धीरे से कहा, हमारा नाम चांद है। महागुरु जी ने उसके चांद जैसे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सही नाम रखा है। तुम्हारे माँ बाप ने चांद, तुम दिखने में भी किसी चांद की तरह ही हो। बस हमेशा याद रखना, चांद की आसपास कितना ही अंधेरा क्यों बना हो, वो हमेशा अपनी रोशनी भी करता है और तुम्हें भी अपनी रोशनी से अपने आसपास के अंधेरे को मिटाना है। आसमान में भले ही अंधेरा दे, पर तुम्हें उसे उजाले से भरना है। कहते हुए महागुरु जी व्योम की तरफ देखने लगे। वही उनकी बात का मतलब समझकर व्योम ने खुद से कहा, मेरी जिंदगी का अंधेरा कोई भी दूर नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। सोचकर व्योम ने चांद के छोटे से हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। हमने महागुरु जी का और कुलदेवी दोनों का आशीर्वाद ले लिया है। मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। आज मैं किसी भी हालत पर अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकता। व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना सर हिला दिया। दोनों ने एक बार फिर से कुलदेवी का आशीर्वाद लिया और महागुरु जी का आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, कुलदेवी के चरणों से सिंदूर उठाकर अपनी मांग में लगा लो। तुम्हारा सुहाग हमेशा सही सलामत रहेगा। पंडित जी की बात सुनकर चांद ने व्योम की तरफ देखा, जो कि मोबाइल में कुछ कर रहा था। उसने धीरे से व्योम के पास आते हुए कहा, सुनिए ना। चांद की आवाज सुनकर व्योम ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। व्योम को कुछ ना बोलते हुए देखकर चांद ने दोबारा कहा, सुनिए ना। चांद को दोबारा वही बात रिपीट करते हुए देखकर व्योम जैसे सपने से बाहर आया। उसने धीरे से कहा, क्या? चांद ने कुलदेवी के चरणों में रखे हुए सिंदूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सिंदूर से हमारी मांग भर दीजिए। पंडित जी ने कहा है कि ऐसा करने से आप हमेशा सही सलामत रहोगे, कर दो ना। चांद के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर व्योम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो चुपचाप। कहते हुए व्योम बाहर जाने लगा। चांद ने जल्दी से उसके हाथ को अपने छोटे से हाथ से पकड़ते हुए कहा, बस यह वाली बात मान लो, हम आपसे कुछ और नहीं मांगेंगे, पक्का, बस ये बात मान लो ना। चांद की आवाज सुनकर व्योम ने गुस्से से खुद से कहा, क्या ये लड़की अपनी बातों के जाल में फंसाकर मुझे पागल कर देगी? सोचकर व्योम ने कुलदेवी के चरणों में रखा हुआ सिंदूर उठाकर चांद की मांग में भर दिया। चांद के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। व्योम ने उसके चमकते हुए चेहरे की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब अगर तुम्हारी पूजा खत्म हो गई हो तो चलो, हमें मुंबई के लिए निकलना है। कहते हुए व्योम वहां से जाने लगा। पीछे से महागुरु जी ने हंसते हुए कहा, किस्मत को तुम नहीं बदल पाओगे व्योम अग्निहोत्री। इस बार ऊपर वाले के सामने तुम्हें हार माननी ही होगी। उन्होंने तुम्हारी किस्मत पहले ही लिख दी है, जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते। कहते हुए महागुरु जी हंसते हुए वहां से मंदिर के अंदर चले गए। वहीं व्योम चांद का हाथ पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। चांद के घाव पर अब उसे दर्द तो नहीं हो रहा था, पर वो उनकी स्पीड से स्पीड मिलाकर चलने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। आज अच्छी बात यह थी कि आज बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से उन्हें फिसलन कोई डर नहीं था। वो दोनों झाड़ियों की मदद से चलते हुए नीचे आ रहे थे। कुछ दूर चलते ही चांद बेचारी की हालत खराब हो गई। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, थोड़ी देर रुक जाए ना। व्योम ने पलटकर चांद की तरफ देखा। चांद का छोटा सा चेहरा पसीने से लाल हो चुका था और उसके माथे से भी पसीने की बूंदें टपक रही थी। वहीं व्योम के चेहरे पर थकावट का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। उसने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, कितना खराब है तुम्हारा स्टैमिना, तुम 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाए और इतना ज्यादा थक गई। सीरियसली तुम्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। घर चलो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि तुम्हें स्ट्रांग कैसे बनना है। व्योम की बात सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक्सरसाइज मतलब?
व्योम ने अपने बाल खींचते हुए कहा, एक्सरसाइज मतलब डांस करना, मैं तुम्हें नाचना सिखाऊंगा, अब चलो। कहते हुए व्योम भी चांद को लगभग खींचता हुआ अपने साथ लेकर नीचे आ गया। नीचे आते आते बेचारी चांद की हालत खराब हो चुकी थी और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसे देखकर व्योम ने अपने साथ लाई हुई पानी की बोतल खोलकर उसके मुंह से लगाते हुए कहा, पानी पी लो वरना बेहोश होकर गिर जाओगी। चांद ने जल्दी जल्दी पानी पीते हुए सड़क के किनारे पर बैठ गई। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वही व्योम उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, ठीक हो तुम, चलो देर हो रही है, मुझे तुम्हें घर छोड़कर ऑफिस के लिए भी निकलना है। ऑलरेडी मेरा कल का बहुत जरूरी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। व्योम की बातें सुनकर चांद ने अपना सर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई। कुछ देर में दोनों मुंबई के लिए निकल चुके थे। कार में चांद अपनी आंखें बंद करके खिड़की पर करतिक कर लेटी हुई थी। वही व्योम कार चल रहा था। उसका ध्यान इस वक्त बिल्कुल भी चांद पर नहीं था। उसके दिमाग में बस महागुरु जी की बातें घूम रही थी। उसने खुद से कहा, ये बूढ़ा आदमी हर बार ऐसे ही अपनी बातों के जाल में मुझे फंसा लेता है। मैं नहीं मानता, मेरी किस्मत मैं अपने हाथों से लिखूंगा। वो ऊपर वाला मेरी किस्मत लिखने वाला कोई नहीं है। व्योम अग्निहोत्री अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाएगा। और क्या बकवास कर रहे थे वह कि उन्होंने मेरी किस्मत में इस इडियट को लिखा है। कहते हुए व्योम ने पलटकर चांद की तरफ देखा। हवा से उसके बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। चांद को देखते ही वह अपनी आगे की बात बोलना भूल गया। उसने खुद से कहा, ये कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल किसी आसमान से उतरी की एंजल की तरह। इसके चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कुराहट है। व्योम ने चांद के होठों की तरफ देखते हुए कहा, शायद नींद में चांद कोई प्यारा सपना देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। व्योम ने कार की स्पीड कम कर दी और चांद के चेहरे को देखते हुए कार चलाने लगा। अभी तक महागुरु जी की बुराई करने वाला व्योम की चांद उसकी लाइफ पार्टनर कैसे हो सकती है। अब इस चांद को घूर घूर कर देख रहा था। काफी देर बाद व्योम को एहसास हुआ कि अगर इसी स्पीड से बुखार चल रहा था, वह शाम तक मुंबई पहुंचेगी। उसने गहरी सांस लेकर चांद की तरफ देखते हुए कहा, मैं परेशान हो रहा हूं तो ये सुकून से कैसे सो सकती है। सोचकर उसने चांद के छोटे से हाथ की तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ को पकड़कर स्टीयरिंग व्हील पर रखकर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर जोर से दबाने लगा। चांद, जो कि गहरी नींद में थी, अचानक से अपनी उंगली पर दर्द होने की वजह से उसकी आंखों खुल गई। उसने डरते हुए कहा, हमारा हाथ। कहते हुए उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जो कि वो उनके हाथ में था। उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की तो व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, कार में तुम भी बैठी हुई हो तो मैं अकेला कार क्यों चलाऊं, चुपचाप तुम भी मेरी हेल्प करो। व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना सर झुकाते हुए कहा, पर हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, हम कैसे चलाएं? व्योम ने एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हें चलाने के लिए किसने कहा है? जिस तरह से मैं तुम्हारा हाथ रखा है, इस तरह से तुम भी गाड़ी चला रही हो, समझ आया? इसलिए अब अपना हाथ मत हटाना। कहते हुए भी व्योम स्टीयरिंग व्हील पर चांद के हाथ पर अपना हाथ रखकर ड्राइव करने लगा। चांद का नाजुक सा हाथ में व्योम के सख्त हाथों में बिल्कुल किसी छोटे से बच्चों के हाथ की तरह लग रहा था। चांद बेचारी सोना चाहती थी, पर शायद उसका जालिम पति उसे सोने नहीं देना चाहता था। आखिर वो उसे सोने कैसे देता? सोते हुए वह इतनी खूबसूरत लगती थी कि व्योम चाहकर भी अपना ध्यान उस पर से नहीं हटा पाता था। उनकी कार मुंबई के बेहद करीब थी। तभी कार के डैशबोर्ड पर रखा हुआ व्योम का मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, कॉल रिसीव करो। चांद ने डरते हुए कहा, कॉल कैसे रिसीव करें हम? व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, अपने हाथ में मोबाइल को पकड़ो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। चांद ने डरते हुए मोबाइल पकड़ा और व्योम की तरफ देखने लगी। व्योम ने उसे ग्रीन बटन स्लाइड करने के लिए कहा। चांद बेचारी ने जैसा व्योम कर रहा था वैसा ही किया और उसकी तरफ देखने लगी। चांद कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे दूसरी तरफ से किसी लड़की की मदहोशी भरी आवाज सुनाई दी, व्योम डार्लिंग, कहाँ हो तुम? कितने दिन हो गए हैं, तुम मेरे पास आए ही नहीं। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारी हॉट बॉडी को याद करके मैं इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट महसूस कर रही हूँ। प्लीज मेरे पास आ जाओ ना। आज की रात तुम्हारी हसीन बना दूंगी। तुम्हें इतना खुश कर दूंगी कि तुम उस भारतीका को भूल जाओगे। प्लीज व्योम डार्लिंग, आ जाओ ना। व्योम, जो कार चला रहा था, मोबाइल पर किसी लड़की की ऐसी आवाज सुनकर उसने अचानक से ब्रेक दबा दिया। ब्रेक लगाने की वजह से चांद का कर सीधा सामने डैशबोर्ड से जा टकराया। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर कार में गिर गया और उसने अपने सर को पकड़कर दर्द भरी आवाज में कहा, आह।
व्योम ने जल्दी से खुद को संभाला और सीट बेल्ट खोलकर चांद की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? कहते हुए उसने चांद का चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके माथे पर हल्की सी चोट लग चुकी थी और उसकी चोट से खून निकल रहा था। व्योम ने जल्दी से कार में लगी हुई कार को खोलकर टिश्यू पेपर निकालकर चांद के माथे को साफ करना शुरू कर दिया। चांद बस दर्द से अपनी आंखों को बंद करके बैठी हुई थी। कुछ देर बाद में हमने खुद को शांत किया और चांद के छोटे से चेहरे को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें थी। व्योम ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? क्या हम डॉक्टर के पास चले? व्योम का सवाल सुनकर चांद ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपकी एक और प्रेमिका है और क्या आप उसके साथ? चांद चुप होकर अपने निचले होंठ को बाइट करने लगी। वही उसकी अधूरी बात का मतलब समझकर व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, फालतू बातें करना बंद करो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। कहते हुए व्योम ने नीचे झुककर अपना मोबाइल उठाया और स्विच ऑफ करके डैशबोर्ड पर रखकर तेज रफ्तार से कर अग्निहोत्री मैंशन की तरफ ले जाने लगा। वही चांद बस आंसू भरी आंखों से खिड़की से बाहर देख रही थी। वो भले ही मासूम थी पर उसे ये तो पता था कि उस लड़की की बातों का मतलब क्या है। उसने खुद से कहा, क्या हमारे पति किसी और के साथ सोते हैं? कहते हुए उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। वो व्योम की तरफ एक नजर भी नहीं देख रही थी। वहीं व्योम बार बार उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था पर चांद ने तो जैसे डिसाइड कर लिया था कि अब वो व्योम को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। कुछ देर बाद अग्निहोत्री मैंशन के सामने व्योम की कार आकर रुकी। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, चांद। व्योम ने पहली बार अपने मुंह से उसका नाम लिया था पर चांद उसे इग्नोर करके कार का दरवाजा खोलकर भागते हुए मैंशन के अंदर चली गई। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर व्योम ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहा, डैम इट, इसे क्या हो गया और यह कौन थी? कहते हुए व्योम ने नीचे झुककर अपने मोबाइल को उठाया। लास्ट डायल नंबर किसी हसीना नाम से सेव था, जिसे देखकर उसने खुद से कहा, ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा पर मैं क्यों इतनी फिक्र कर रहा हूं? मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा हूं। उसे बुरा लगता है तो लग गया। सोचते हुए व्योम एक नजर अंदर जाती हुई चांद की तरफ देखा, जो अब उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और कार का दरवाजा बंद करके कार वापस कट करके ऑफिस की तरफ निकल गया। एपिसोड 37। व्योम ने कार स्टार्ट कर दी और अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन के लिए निकल गया पर अभी भी उसकी आंखों के सामने चांद का आंसू भर चेहरा आ रहा था। उसने खुद से कहा, व्योम तुम इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकते। तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही है, तुम किसी के लिए नहीं बदल सकते। कहते हुए व्योम खुद को समझा रहा था पर बार बार उसकी आंखों के सामने चांद के चेहरे पर नजर आने वाला दर्द, उसकी आंखों में नजर आने वाले आंसू, सब कुछ घूम रहा था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे किसी से बात करनी होगी वरना मैं लिटरली पागल हो जाऊंगा। कहते हुए व्योम ने कार की स्पीड तेज कर दी। आधे घंटे के बाद वो अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन के सामने आकर चुका था। उसके बॉडीगार्ड, सेक्रेटरी उसे फॉलो कर रहे थे। व्योम कोई नॉर्मल इंसान नहीं था कि उसके बॉडीगार्ड उसे अकेला छोड़ सके। ऑफिस के बाहर कार पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़ते हुए जाकर कार का दरवाजा खोल दिया। व्योम हमेशा की तरह एटीट्यूड से बाहर निकला। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। उसकी आंखें बेहद सर्द और डरावनी लग रही थी। वह उसी तरह से घूरता हुआ तेज कदमों से चलता हुआ ऑफिस के अंदर एंटर हुआ। उसे देखते ही फर्स्ट फ्लोर के एम्प्लॉइज अपने काम में ऐसे लग गए जैसे उनसे ज्यादा काम में डिसिप्लिन कोई हो ही ना। कोई भी आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। एक बार एक एम्प्लॉय ने गलती कर दी थी। आज तक वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता था। फीमेल एम्प्लॉयज तो उसके पीछे दीवानी थी। उनमें से कई एम्प्लॉयज के साथ व्योम मेकआउट भी कर चुका था पर बाद में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन लड़की उसके करीब आई थी। उसके लिए लड़कियां सिर्फ इस्तेमाल की चीज थी जिसे वो सेटिस्फाई हो सकता था। व्योम तेज कदमों से चलता हुआ ऊपर 30th फ्लोर पर आ गया। अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन आलीशान ऑफिस के 30 फ्लोर पर लग रहा था। उसने थोड़ी देर पहले ही व्योम ने विराज को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। विराज व्योम का बचपन का दोस्त था। दोनों एक दूसरे के साथ लगभग सारी बातें शेयर करते थे। वह बेचैनी से चक्कर काट ही रहा था कि तभी केबिन का दरवाजा खुला और विराज हंसते हुए अंदर आया। अंदर जाकर उसने व्योम के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड मेरे यार? पहली बार आज तूने मुझे इस तरह से कॉल करके बुलाया है। लगता है कुछ बड़ा मसला है। जरा हमें भी बताओ कि हुआ क्या है? विराज की बात सुनकर व्योम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बताओ कि मैं उसे लड़की से दूर कैसे रहूं।
लिटरली जब भी उसे देखता हूं उसके करीब जाने का दिल करता है, पर अब मैं उसके करीब नहीं जाना चाहता। मैं उससे दूर रहना चाहता हूं। मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूं। अब तुम मुझे बताओ कि मैं ये कैसे करूं, क्योंकि अगर मैं उसके करीब गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वह हमारी सोसाइटी के लिए नहीं बनी है और मैं सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकता। आई एम द ग्रेट व्योम अग्निहोत्री, जिसकी सोसाइटी में रेपुटेशन है। मुझे मेरे ही लेवल की लड़की चाहिए, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, जिसे इस समय दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकूं कि शी इज माई वाइफ। व्योम की बात सुनकर विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने बेहद सीरियसली में कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? इतनी प्यारी लड़की तो है चांद, उसे छोड़कर तुम्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो आधे आधे कपड़े पहने, जो रातों को क्लब में डांस करे, जिसके मल्टीपल अफेयर्स हो। तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए। सीरियसली व्योम, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में इतनी प्यारी लड़की को भेजा है। कितनी इनोसेंट, कितनी मासूम है वह। उसके चेहरे को ही देखकर कोई बता सकता है कि इस दुनिया के छल कपट से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, जो तुम उसे दूर रहना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बाकी सारी गर्लफ्रेंड की तरफ वह तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इस वजह से तुम ये सारी बातें कर रहे हो? विराज की बात सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं और मैं होने भी नहीं दूंगा। वैसे भी जब मैं उसे अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहता तो मैं उसके साथ आगे भी नहीं बढ़ूंगा। वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, इनोसेंट है, हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी है, इसलिए मैं उसे अपनी लाइफ में नहीं रहने देना चाहता। वो इस दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ के लोगों का बर्ताव उसे तोड़ कर देगा। व्योम की बात सुनकर विराज ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम उसके साथ रहोगे, तुम उसे समझाओगे तो वो सब कुछ समझ जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिंदगी हर किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं देती है। कई ऐसे लोग हैं जो मैरिज करते हैं पर उनका डिवोर्स हो जाता है सिर्फ इस लड़कियों की हस्बैंड वाइफ के बीच में उनका ईगो आ जाता है। और मैं सच कह रहा हूं, चांद बहुत प्यारी है। अगर तुम उसके सामने गुस्सा भी करोगे ना तो वह खुद हार मान जाएगी। ऐसी लड़कियां रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। फिर तुम क्यों उसे अपनी लाइफ में नहीं रहने देना चाहते? दादी ने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढी है, तुम क्यों उसे खुद से दूर करना चाहते हो? विराज की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट हुए कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने के लिए बुलाया है। तुम मेरी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो विराज। खैर, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लूंगा। कहते हुए व्योम जाकर अपनी सीईओ की कुर्सी पर बैठ गया। उसकी बात सुनकर विराज ने उसकी तरफ देखते हो कहा, ठीक है, अगर तुम उसे अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते तो आज से मैं भी उसे दिल से भाभी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पहले ही नजर में वो पसंद आ गई थी। उसकी वह मासूम नीली आंखें जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसे देखते ही दिल में कुछ हलचल हुई थी। और अब जब तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है तो मेरा रास्ता क्लियर है। कहते हुए विराज वहां से चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर व्योम, जो कि अब तक काफी ज्यादा इरिटेट था, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने जाते हुए विराज की तरफ देखकर टेबल पर अपना हाथ पटकते हो कहा, साले, अपने दोस्त की बीवी पर लाइन मारता है, इसकी तो ऐसी की तैसी। कहते हुए व्योम ने पेपर वेट उठाकर दीवार पर दे मारा। तब तक विराज बाहर जा चुका था। विराज के जाने के बाद भी व्योम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, अगर वो उसे अपनी लाइफ में लाना भी चाहता है तो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? वैसे भी उसे पूरा हक है अपनी जिंदगी का फैसला लेने का। जब मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है तो फिर मैं विराज पर किस बात से गुस्सा हो रहा हूं? व्योम बेचारा कंफ्यूजन से पागल हो रहा था। एक तरफ उसका दिल कर रहा था कि चांद हमेशा उसके पास उसकी बनकर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि चांद उसके लिए, उसकी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चांद के साथ उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था। उसने सालों इस रेपुटेशन को बनाने में कड़ी मेहनत की थी और अब वो अपनी कड़ी मेहनत को इस तरह से मिट्टी में नहीं मिलने दे सकता था। काफी देर तक अपना दिमाग खराब करने के बाद आखिर में वो व्योम ने डिसाइड कर लिया कि अब उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। उसने अपना मोबाइल उठाकर अपने असिस्टेंट राजेश का नंबर डायल किया। राजेश के कॉल उठाते व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हमें कोई इंटरनेशनल डील को साइन करने के लिए बाहर जाना है? अगर बाहर जाना है तो डील को कल के कल फिक्स करो। व्योम की बात सुनकर दूसरी तरफ से राजेश ने हैरानी से कहा, सर, हमें 1 हफ्ते के बाद सिंगापुर जाना था। व्योम ने कहा, 1 हफ्ते की ट्रिप अभी प्लान करो, हम कल ही जा रहे हैं।
व्यायाम की बात सुनकर राजेश उसे मना कर पाता या कुछ कह पाता इससे पहले ही व्योम ने कॉल कट करके खुद से कहा, जितना दूर रहूंगा उतना ही अच्छा होगा। कहते हुए वह फाइल निकालकर अपनी फाइल देखने लगा। हालांकि उसका काम में ध्यान बिल्कुल में नहीं लग रहा था, पर वह पूरी कोशिश कर रहा था कि वो चांद के ख्यालों को अपने दिल और दिमाग से निकल सके, जो कि शायद वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि चांद का उदास चेहरा उसकी आंखों में बस गया था, जिसे याद करके उसे तकलीफ हो रही थी, जिसे वह मनाना नहीं चाहता था, पर उसके एक्सेप्ट ना करने से सच नहीं बदलने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन में कार से उतरने के बाद चांद सीधा दौड़ते हुए लिविंग रूम में अंदर आ गई थी। अंदर अध्याय सावित्री जी के साथ बैठकर किसी बात पर बहस कर रहा था। जैसे ही उन दोनों ने चांद को अंदर आते हुए देखा, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अध्याय ने चांद के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर गोल गोल घूमते हुए कहा, भाभी आप कितनी प्यारी लग रही हो। आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। आप सिर्फ एक दिन के लिए हमसे दूर गई और हमें ऐसा लगा जैसे हमारा घर खाली हो गया है। सब कुछ सुना सुना लग रहा था। वैसे मुझे बताइए भाभी, महागुरु जी ने क्या कहा? आपको कुलदेवी के दर्शन करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? वहां पर कितना सुकून है ना भाभी? मुझे तो वहां पर गए हुए 2 साल हो गए। हम एक बार फिर से जाएंगे। अध्याय लगातार बात कर रहा था। वही चांद अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। अध्याय जब देखा कि चांद उसके सवाल पर कुछ भी नहीं कह रही है, उसने प्यार से कहा, व्हाट हैपेंड भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने थोड़े गुस्से से कहा, नालायक लड़के, वो थक गई है, उसे अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाने दे, उसके बाद उसके पीछे पड़ना। चांद बच्चा, आप जाकर फ्रेश हो जाइए और थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। आप थक गई होगी, ऊपर से कार का इतना लंबा सफर, आपको थकावट होगी। चांद ने बस अपना सर हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उसे इस तरह से अपनी तरफ न देखते हुए देखकर सावित्री जी थोड़ी हैरान हो गई, पर यह सोचकर कि चांद तक की हुई होगी, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही अध्याय का ध्यान चांद की लाल आंखों पर चला गया था। उसने खुद से कहा, क्या भाभी रो रही थी? सोचते हुए अध्याय के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गए। अध्याय के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सावित्री जी ने कहा, अब तुझे क्या हुआ? तू क्यों उदास हो गया? कुछ हुआ है क्या? अध्याय ने कहा, कुछ नहीं दादी माँ, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए अध्याय ऊपर अपने रूम में आ गया। वह अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था। काफी देर तक कुछ सोचने के बाद उसने खुद से कहा, क्या भाई ने भाभी के साथ कुछ किया होगा? ऐसा लग रहा जैसे वह रो हो रही थी, पर भाई ने तो इतने दिनों में उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। ऊपर से दादी की तबीयत की वजह से वह तो उनके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, तो क्या मुझे गलतफहमी हो रही थी या फिर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? सोचते हुए अध्याय अपने नाखून चबाने लगा। वही चांद के रूम में चांद घुटनों के बाल अपना मुंह छुपाकर बेड के किनारे पर बैठकर रो रही थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका छोटा सा चेहरा भी खून की तरह लाल हो गया था। उसने रोते हुए कहा, हमारे साथ ये सब कुछ क्यों होता है? महादेव क्यों? अगर उन्हें हम पसंद नहीं थे तो उन्होंने हमसे शादी क्यों की? हमने तो सिर्फ यह मांगा था ना कि हमें एक ऐसा जीवन साथी मिले जो हमसे प्रेम करे, जिसके लिए हम उसकी अर्धांगिनी हो। जैसे आपके लिए माता पार्वती, माता सती थी, हमने भी तो अपने लिए शिव जी मांगा था। फिर आपने हमें ऐसे इंसान से क्यों बांध दिया जो किसी और के साथ? कहते हुए चांद और ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। उस बेचारी की जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसने तो सिर्फ एक लॉयल हस्बैंड मांगा था और अब उसे पता चल रहा था कि उसका पति तो बाहर हजारों लड़कियों के साथ है। ऐसे में वह कैसे शांत रह सकती थी? रोते रोते ही चांद की आंख लग चुकी थी और वह इस ठंडा फ्लो पर लेट चुकी थी। वही आखिर में जब अध्याय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो चांद के रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, भाभी मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलिए। अध्याय के 2-3 बार खटखटाना के बाद भी अंदर से चांद ने कोई जवाब नहीं दिया। एपिसोड 38। 2-3 बार दरवाजे को खटखटाना के बाद जब चांद ने दरवाजा नहीं खोला तो अध्याय को घबराहट होने लगी। उसने जोर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, भाभी व्हाट हैपेंड? प्लीज दरवाजा खोलिए। भाभी आप ठीक तो है ना? अध्याय लगातार घबराते हुए दरवाजे पर हाथ मार रहा था। वही चांद जिसकी अभी अभी आंख लगी थी। अध्याय की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। ज्यादा रोने की वजह से उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से साफ किया और खुद को शांत करने लगी। वही बाहर से अध्याय की आवाज आना तेज हो गई। चांद ने खुद को शांत किया और जल्दी से अपने आंसू साफ करके दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास आ गई।
चांद ने जैसे ही दरवाजा खोला अध्याय लगभग दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने अंदर जाकर चांद को कंधों से पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाभी सच सच बताइए, कुछ हुआ है ना? आप रो रही थी। आप मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। आपकी आंखें, आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है। अध्याय की बात सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखा और उसके गले से लगकर फूटकर रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अध्याय को घबराहट हो रही थी। वो अपने भाई को जानता था, उसका भाई बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसके भाई की मल्टीपल गर्लफ्रेंड थी, ना जाने कितनों के साथ उसके रिश्ते थे। उसका भाई दूसरों की कभी कोई परवाह नहीं करता था। उसने जिंदगी में सिर्फ अपनी दादी की परवाह की थी, वरना उसे किसी और की फीलिंग से, किसी और की तकलीफ से कभी कोई मतलब नहीं होता था। यहाँ तक कि व्योम ने कभी भी अध्याय और अंजलि, उन दोनों के साथ भी अच्छे से बर्ताव नहीं किया था। वो दोनों तो सिर्फ नाम के लिए उसके भाई बहन थे। काफी देर तक चांद को रोने देने के बाद अध्याय ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, भाभी आपने कहा था ना कि मैं आपका दोस्त हूं, तो क्या आप अपने दोस्त को सब कुछ नहीं बताएंगी? प्लीज भाभी बताइए क्या हुआ है? आप इस तरह से क्यों रो रही है? मुझे घबराहट हो रही है। भाभी प्लीज, क्या भाई ने कुछ किया? सच सच बताना, कुछ भी झूठ मत बोलना। अध्याय की बात सुनकर चांद ने जैसे तैसे अपने आंसू को कंट्रोल किया। उसने धीरे से कपकपाती हुए आवाज में कहा, वो उनकी प्रेमिका। चांद रोने की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रही थी। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर अध्याय कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। चांद ने जैसे तैसे खुद को शांत किया। अध्याय ने उसे बेड पर बिठाया और साइड टेबल से पानी उठाकर चांद को देते हुए कहा, भाभी पहले पानी पी लीजिए और रोना बंद करके मुझे सब कुछ क्लियर बताइए, तभी मैं सब कुछ समझा पाऊंगा और आपकी मदद भी कर पाऊंगा। मैंने कहा था ना, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा, हर सिचुएशन में मदद करूंगा, पर उसके लिए आपको पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी। बिना प्रॉब्लम बताए सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता। भाभी सॉल्यूशन मतलब समाधान। चांद उसे सॉल्यूशन का मतलब पूछती, इससे पहले ही अध्याय ने उसे बता दिया। चांद ने पानी पीकर गहरी गहरी सांस ली। उसका चेहरा लाल हो गया था और इस वक्त कोई भी बता सकता था कि वो कितनी ज्यादा तकलीफ में है। अध्याय अभी भी प्यार से चांद की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर चांद को देखकर परेशानी थी। उसकी चांद सी भाभी हंसते हुए यहां से गई थी और रोते हुए वापस आई थी। अध्याय को कहीं ना कहीं व्योम पर शक भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि व्योम ने उसकी प्यारी सी भाभी को रुलाया है। अध्याय ने उम्मीद भरी नजरों से चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी अब तो बताइए। चांद ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर धीरे से कहा, वो उनकी एक और प्रेमिका है और वो उनके साथ, कहते हुए चांद फिर से रोने लगी। वहीं चांद की बात सुनकर अध्याय ने कंफ्यूज होते हुए कहा, प्रेमिका मतलब लव, भाई की लव, कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वो जानता था कि उसके भाई की लाइफ में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि वो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह बदलता था, पर कभी भी उसका भाई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता था। अध्याय की बात सुनकर चांद ने रोते हुए कहा, उनकी प्रेमिका है, वो उन्हें अपने पास बुला रही थी, वो उन्हें कह रही थी कि वो उनके साथ, कहते हुए चांद फिर से रोने लगी। वही चांद की बातों को ध्यान से सुनने के बाद अध्याय ने काफी देर तक कुछ सोचा। जैसे ही उसे इसका मतलब समझ आया, उसने अपने सर को पकड़कर चांद की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब भाई की कोई गर्लफ्रेंड अपने मेक आउट के लिए बुला रही थी और आपने उनकी बात सुन ली, इसलिए आप इतना रो रही है ना? अध्याय की बात सुनकर चांद अपना चेहरा ऊपर उठकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। चांद के चेहरे की कंफ्यूजन देखकर अध्याय ने कहा, भाभी मतलब वो भाई को अपने पास अपने साथ रात बिताने के लिए, कहते हुए अध्याय की आवाज लड़खड़ाने लगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका भाई उसकी प्यारी सी भाभी को छोड़कर किसी और के साथ अपनी रातें रंगीन करने के सपने देख रहा है। उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे दादी से इस बारे में बात करनी होगी। गुस्सा एक तरफ है और चीटिंग एक तरफ। चीटिंग इट्स नॉट ऑप्शन, इट्स चॉइस। अगर भाई भाभी को धोखा देना चाहते हैं तो फिर इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। सोचकर अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी शांत हो जाइए, इस तरह से रोने से कुछ नहीं होने वाला और रोने से कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, बल्कि हम खुद को तकलीफ देते हैं और आपको खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अगर भाई सच में आपको धोखा दे रहे हैं तो आपको इस बेफिजूल के रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अध्याय की बात सुनकर चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। अध्याय ने उसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं इस बारे में दादी माँ से बात करूंगा। हम कोई भी बात इग्नोर कर सकते हैं पर धोखा नहीं। अगर वह आपके साथ शादी होने के बाद भी किसी और के साथ रिश्ते में है तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है।
अध्याय की बात सुनकर चांद की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो अपने तन मन से व्योम को अपना पति मान लिया था, पर शायद वो सच में वो उसके लायक नहीं थी। उसे अब विधि जी की बातें याद आ रही थी। चांद अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। अध्याय ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, भाभी प्रॉमिस कीजिए कि आप इस तरह से टूटेंगे नहीं, छोटी छोटी बातों पर रोएगी नहीं। आप तो मेरी स्ट्रांग भाभी है ना। अगर भाई आपका साथ छोड़ भी देंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना भाभी? अध्याय की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर अध्याय को गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद अध्याय भैया, आप बहुत अच्छे हैं, पर शायद हम ही उनके लायक नहीं है, इसलिए वो बाहर अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं। इसमें हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते। सच ही तो है, कोई एक गवार के साथ अपनी जिंदगी क्यों बिताना चाहेगा? चांद के मुंह से उसके खुद के लिए गवार सुनकर अध्याय ने थोड़े गुस्से से कहा, भाभी बकवास बंद कीजिए। रही बात गवार की, तो आप गवार नहीं है। बहुत जल्दी आपका ये प्यारा सा देवर आपको उन बाकी लड़कियों से ज्यादा इंटेलिजेंट बना देगा। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए आप रोना धोना बंद कीजिए। अगर उन सबसे बेहतर न बना दिया आपको तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। अध्याय की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, भाभी यू नो वॉट, आप जब ऐसे दिखती है तो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। दिल करता है कि दिन भर बस आपके गाल खींचना रहूं, पर अगर मैंने आपके गाल खींचे तो वह ज्यादा बड़े हो जाएंगे। अच्छा, अब आप रोना बंद कीजिए और शांत हो जाइए। मैं अभी जाकर देखा हूं कि आखिर सच में मेरा भाई गया कहाँ है। मेरी दादी माँ है ना, उन्होंने उनके पीछे कई सारे जासूस छोड़कर रखे हैं। अब जासूस लोगों से ही पता चलेगा कि भाई सच में आपको धोखा दे रहे हैं या नहीं। कहते हुए अध्याय अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। चांद बस चुपचाप उसे देख रही थी। अध्याय ने बाहर जाते हुए कहा, भाभी रोना नहीं है, आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है। अभी तो जिंदगी में और भी मुसीबतें आएंगी, हर एक मुसीबत का डटकर सामना करना है। और भूलिए मत, आपके साथ दादी माँ और मैं, हम दोनों हैं। हम दोनों हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, इसलिए खुद को शांत कीजिए। कहते हुए अध्याय वहां से चला गया। वहीं अध्याय की बातें सुनकर अब चांद काफी हद तक खुद को संभाल चुकी थी, पर अभी भी उसे ये सोचकर तकलीफ हो रही थी कि व्योम इस वक्त किसी और के पास उसकी बाहों में होगा। उसने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, अगर आपको हम पसंद ही नहीं है तो आप हमारे पास क्यों आते हैं? क्यों हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि आप हमारी जिंदगी है? क्यों हमारी जिंदगी में आकर अगर हमारी जिंदगी से चले गए तो शायद हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। कहते हुए चांद अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। उसकी आंखों के कोनों से अभी भी आंसू निकल रहे थे, पर अब वो जोर जोर से नहीं रो रही थी। वही चांद के रूम से निकलने के बाद अध्याय के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से खुद से कहा, अगर आप भाभी को धोखा दे रहे हैं भाई, तो मैं दादी से कहकर किसी भी कीमत पर भाभी को आपकी जिंदगी में नहीं रहने दूंगा। मेरी भाभी आप जैसे चीटर को डिजर्व नहीं करती। कहते हुए अध्याय तेज कदमों से चलता हुआ नीचे सावित्री जी के रूम में आ गया। सावित्री, जो कि इस वक्त किताब पढ़ रही थी, अध्याय को इस तरह से गुस्से से अपने रूम में आते हुए देखकर उन्होंने क्या हुआ है अध्याय? अध्याय ने सावित्री जी के पास आकर किताब को साइड में रखते हुए कहा, दादी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, वह तो हम समझ गए हैं, पर अब बताइए तो कि आपको बात कौन सी करनी है और इतने गुस्से में क्यों है आप? कुछ हुआ है क्या? अध्याय सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ, भाभी रो रही थी क्योंकि भाई भाभी को धोखा दे रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त वह कितनी तकलीफ में थी। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इसका मतलब अभी भी बाहर? कहते हुए उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अध्याय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आई डोंट नो दादी माँ, हमें यही पता लगाना है। अगर भाई सच में भाभी को धोखा दे रहे हैं तो हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देंगे। भाभी बहुत प्यारी, बहुत इनोसेंट है। हम उनके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, पर हम किसी चीटर के साथ उन्हें अपनी जिंदगी नहीं बिताने देंगे। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने गुस्से से कहा, हम अभी पता लगते हैं कि आखिर यह नालायक गया कहाँ है। कितनी बार कहा था कि उन घटिया लड़कियों से दूर रहो, पर इसे तो सिर्फ उनके साथ रातें रंगीन करनी थी। कहते हुए सावित्री जी ने गुस्से से अपना मोबाइल उठाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहा, अभी के अभी हमें पता करके बताओ कि क्या व्योम किसी के साथ रिलेशन में है। अगर है तो हमें जल्दी से जल्दी उसे लड़की के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त है।
कहते हुए सावित्री जी ने कॉल कट कर दिया और अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीटिंग कोई ऑप्शन नहीं होता, बल्कि चीटिंग चॉइस होती है। हमने व्योम की जिंदगी में चांद को लाकर उन्हें जिंदगी जीने का एक नया मौका दिया था। एक ऐसी लड़की के साथ जो निस्वार्थ है, जो निश्चल है, जिसके दिल में कोई मेल नहीं है, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। पर अब जब अध्याय खुद ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने उनकी गोद में अपना कर रखते हुए कहा, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं दादी माँ? भाभी इतनी प्यारी है, वह भाभी को धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। दादी माँ कितनी प्यारी है, वह पहले से ही उनकी जिंदगी में इतनी दर्द इतनी तकलीफ थी। मुझे लगा था कि यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। शायद मैं गलत था। मोम, अंजलि सब उसके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो कोई घटिया चीज हो। हमें जल्दी ही उनको आगे बढ़ाना होगा। दादी माँ वो इस तरह से पीछे नहीं रह सकती। एपिसोड 39। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अध्याय, हमें चांद को इस दुनिया में कैसे रहना है ये सिखाना ही होगा। अगर वो इस तरह से पीछे रही तो सब लोग उन पर हावी हो जाएंगे और हम नहीं चाहते कि कोई उन पर हावी हो। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ अगर हमने उन्हें भाई से अलग कर दिया तो भी आप उनका साथ देंगी ना? सावित्री जी ने अध्याय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम उन्हें इस घर में बेटी बनाकर लाए थे। अगर व्योम से उनका रिश्ता खत्म भी हो गया तो भी हम उनका साथ देंगे। कोई इतनी प्यारी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ सकता है? सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सावित्री जी के गालों को चूमते हुए कहा, लव यू सो मच दादी माँ, आप सबसे बेस्ट हो। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि सावित्री जी के असिस्टेंट ने दोबारा उन्हें कॉल किया। सावित्री जी ने कॉल स्पीकर पर रखते हुए कहा, एक भी झूठ कहे बिना सब कुछ सच सच बताइए। दूसरी तरफ से उनके असिस्टेंट ने कहा, मैडम ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों से व्योम सर किसी भी लड़की के साथ नहीं है। इस वक्त भी वह अपने ऑफिस में है। सावित्री जी ने जैसे ही यह बात सुनी, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर रखा हुआ पत्थर उठा लिया हो। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, उन पर नजर रखवाइए और उन्हें पता होना चाहिए कि उन पर नजर रखी जा रही है। छुपाने की जरूरत नहीं है और जैसे ही आपको पता चले कि अध्याय किसी लड़की के साथ है या फिर उन्होंने उसके साथ कुछ किया है तो आप उसी दिन हमें सब कुछ बताएंगे। सावित्री जी की बात सुनकर दूसरी तरफ से उनके असिस्टेंट ने कहा, ओके मैडम, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही सावित्री जी ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, शायद उनकी किसी गर्लफ्रेंड ने कॉल किया होगा और हमारी मासूम से चांद ने उठा लिया होगा। वैसे भी इतनी लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका उनका कि हर वक्त हर पल कोई ना कोई तो सामने आती ही रहेगी। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा दादी माँ आपने। पता नहीं भाई को क्या मिलता है इन सभी चुड़ैलों के साथ रिलेशन में रहकर, और सबसे बड़ी वो वर्तिका चुड़ैल। जब भी उसे देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तो चाहता हूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाए। दादी माँ एक काम करते हैं, उसका किडनैप करके उसकी किडनी बेच देते हैं। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी उसे घूरने लगी। अध्याय ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था दादी माँ, आप मेरे मजाक पर हंसने की जगह पर मुझे गुस्से से देख रही है। ये तो गलत बात है ना। इतने मासूम और प्यारे बच्चे को ऐसे घूरेगी कि तो उसे डर लग जाएगा ना। दादी माँ डराओ मत, आपकी ब्यूटीफुल आंखों से ऐसे घूरने के बाद मेरा दिल धड़कने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे ही शादी कर लूं। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने उसके गाल पर हल्के से चपत लगते हुए कहा, बदमाश लड़के, तुम सुधरोगे नहीं। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने दांत दिखाते हुए कहा, जो सुधर जाए वो अध्याय कहाँ। दादी माँ अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे आज अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाना था। कहते हुए अध्याय उठकर खड़ा हो गया। सावित्री जी ने अपना सर हिलाया और वो दोबारा अपनी किताब पढ़ने लगी। शाम को सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। अध्याय वापस आ चुका था और वो जबरदस्ती चांद को अपने साथ लेकर नीचे आ गया था। विधि जी इस वक्त अपनी किटी पार्टी में गई हुई थी और विकास जी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं रहता था कि वो कब घर आते थे और कब नहीं। अंजलि भी घर पर मौजूद नहीं थी। लिविंग रूम में सावित्री जी, अध्याय और चांद बैठे हुए थे। सावित्री जी और अध्याय उसे अच्छा महसूस करने के लिए उसके साथ बातें कर रहे थे। चांद बस उन लोगों की बातें सुन रही थी पर कुछ भी नहीं बोल रही थी। चांद को इतना चुप चुप बैठा हुआ देखकर सावित्री जी ने प्यार से कहा,
चांद बच्चा, आपकी व्योम की वजह से इतनी उदास हो, हमने पता लगा लिया है। व्योम किसी के साथ नहीं है, हालांकि उनकी कई सारी गर्लफ्रेंड है। अगर उन्होंने सच में आपको धोखा दिया तो हम वादा करते हैं, हम आपको उनके साथ नहीं रहने देंगे, ना आपको उनके साथ रहने के लिए मजबूर करेंगे। आपको अपनी दादी माँ पर भरोसा नहीं है क्या? सावित्री जी की बात सुनकर कि अध्याय इस वक्त किसी भी लड़की के साथ नहीं है, चांद की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अध्याय ने घबराते हुए कहा, भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? चांद ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। उसे अपने दिल में अजीब सा सुकून मिल रहा था, जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। जब से वह घर आई थी, ये सोच सोच कर कि उसका पति किसी और लड़की की बाहों में होगा, उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका था। पर अब सावित्री जी के मुंह से यह सुनकर कि अध्याय किसी भी लड़की के पास नहीं है, वो सुकून से खुद को शांत कर पा रही थी। सावित्री जी ने प्यार से कहा, हमारे पास आओ चांद। चांद, जो कि अध्याय के साथ दूसरे सोफे पर बैठी हुई थी, सावित्री जी की बात सुनकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और धीरे से सावित्री जी के पैरों के पास आकर नीचे बैठ गई। सावित्री जी ने उसके सर को अपनी गोद में रखते हुए कहा, बच्चा हमारी बात सुनो, हम जो कह रहे हैं आपको वो ध्यान से सुनना है, ठीक है? सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उनकी तरफ देखकर बस अपना सर हिला दिया। सावित्री की उसके सर को प्यार से सहलाते हुए उसे कुछ समझाने लगी। धीरे धीरे सावित्री जी जो कुछ भी उसे बता रही थी, सब कुछ सुनकर चांद की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। आखिर में सावित्री जी की सारी बात करने के बाद चांद ने मासूमियत से कहा, पर दादी माँ हमेशा कैसे कर सकते हैं, उन्हें बुरा लगेगा? चांद की बात सुनकर अध्याय बीच में कूदते हुए कहा, अरे तो बुरा ही तो लगना चाहिए। जब उनकी वजह से दूसरों को बुरा लगता है तो उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए। जब किसी को तकलीफ देते हो तो सामने वाले को कैसा लगता है। भाभी देखिए, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम कभी भी आपका और भाई का रिश्ता सुधार नहीं पाएंगे। क्या आप चाहती है कि भाई आपको छोड़कर किसी और लड़की के पास जाए? क्या आप नहीं चाहती कि जैसे बाकी नॉर्मल कपल एक दूसरे के साथ रहते हैं, भाई भी आपके साथ वैसे ही रहे? आप हमारी बात मानोगे ना भाभी? अध्याय की बात सुनकर चांद मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी। सावित्री जी ने प्यार से कहा, चांद बच्चा, अपना हक अगर ना मिले तो हमें अपना हक लेना पड़ता है, छीनना, मांगना पड़ता है और उसके अलग अलग तरीके होते हैं। सब कुछ कहकर किया जाए जरूरी नहीं, कुछ बातें ऐसी होती है जो अलग तरीके से करनी पड़ती है। अब जब हम आपके जैसा करने के लिए कहेंगे, आपको बस वैसा करना है। आप हमारी बात समझ गई ना? चांद ने धीरे से कहा, ठीक है दादी माँ, पर हमें डर लग रहा है। कहते हुए वह अपने निचले होंठ को चबाने लगी। अध्याय ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, मेरी क्यूटी पाई भाभी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आपके साथ गब्बर और कालिया है तो आपको ठाकुर से क्या डर? अध्याय की बात सुनकर चांद कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी। अध्याय में हंसते हुए कहा, अरे दादी माँ, गब्बर और मैं कालिया और व्योम भाई ठाकुर। अच्छा अब ये सब छोड़िए, आप अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट वापस लेकर आए। आपकी मुस्कुराहट जब से गायब हुई ना, आपको देखकर मुझे खुद भी रोना आ रहा है। आप मुस्कुराते हुए ही प्यारी लगती है, ऐसे उदास बिल्कुल भी नहीं। अध्याय की बात सुनकर चांद के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। इसी तरह से रात हो गई। सबने साथ मिलकर डिनर कर लिया, पर व्योम अभी तक वापस नहीं आया था। चांद का ध्यान ना चाहते हुए भी बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। उसकी आंखों में अभी भी व्योम का इंतजार नजर आ रहा था। अध्याय ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाभी क्या आप भूल गई, हमने आपसे क्या कहा था? अध्याय की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए। चांद की मासूमियत देखकर अध्याय में हंसते हुए, भाभी यू नो वॉट, आप इतनी प्यारी है कि कोई चाहकर भी आपसे नाराज नहीं रह सकता, तो माफ करना तो दूर की बात है, पर फिर भी आपको हमारी बात को याद रखना होगा। चांद ने अपना सर हिलाया और वहां से ऊपर अपने रूम में चली गई। अध्याय और सावित्री की भी अपने रूम में सोने के लिए चले गए। वहीं अंजलि, जो कि उन तीनों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो गई थी, उसने खुद से कहा, आखिर उनके दिमाग में चल कह रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अध्याय भाई और दादी माँ को इस गवार से इतना प्यार क्यों है। सीरियसली दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। कहते हुए अंजलि भी वहां से ऊपर अपने रूम में चली गई। वहीं चांद अपने रूम में आकर सीधा बालकनी का दरवाजा खोलकर बालकनी में आकर ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। वो चांद की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में ना आज चमक नजर आ रही थी, ना होठों पर मुस्कुराहट। वो बस चांद को एक तक देख रही थी। चांद पर लगे हुए दाग को देखकर उसने खुद से कहा, क्या हम पर भी दाग लगा हुआ है? आधी रात को व्योम की कर अग्निहोत्री मैंशन के सामने आकर रुकी।
इस वक्त रात के 12 बजे बज रहे थे। व्योम जानबूझकर लेट आया था क्योंकि वह चाहता था कि चांद उसके वापस आने से पहले ही सो जाए। वो उसकी आंखों में वही तकलीफ, वही दर्द दोबारा नहीं देखना चाहता था। वैसे भी वो कल सिंगापुर के लिए निकलने वाला था, इसलिए उसे बस आज की ही रात जैसे तैसे काटनी थी। पहले तो उसने डिसाइड किया था कि वो अपने मेंशन चला जाएगा, जहां पर वो हमेशा से अकेला रहता था, पर बाद में उसके दिल ने उसे उसकी इजाजत नहीं दी और आखिर वो अग्निहोत्री मेंशन वापस आ गया। व्योम जब रूम में आया तो उसे बिस्तर पर कोई भी नजर नहीं आया। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने खुद से कहा, ये लड़की कहाँ चली गई? कहते हुए आसपास पूरे रूम में ढूंढने लगा, पर फिर भी उसे चांद नजर नहीं आए। तभी उसका ध्यान बालकनी के दरवाजे की तरफ गया। बालकनी के दरवाजे को खुला देखकर व्योम की आंखें छोटी हो गई। उसने खुद से कहा, क्या ये लड़की आधी रात को बालकनी में है? कहते हुए चांद अभी भी रेलिंग से टिककर खड़ी होकर चांद की तरफ देख रही थी। चांद को इस तरह से बालकनी में खड़ा होकर चांद को निहारते हुए देखकर वो बालकनी के दरवाजे पर ही रुक गया। वो इस वक्त चांद को देखते हुए बिल्कुल चांद की परछाई लग रही थी। उसके चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, पर ना चेहरे पर कोई मुस्कुराहट थी, ना कोई चमक। उसे देखकर भी व्योम अपने दिल में अजीब सा दर्द होता हुआ महसूस हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो, तुम वहां पर क्या कर रही हो? सोई क्यों नहीं? व्योम की आवाज सुनकर चांद जैसे अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए। उसने पलटकर दरवाजे पर खड़े हुए व्योम की तरफ देखा और कुछ देर तक उस पर नजरें रखने के बाद दोबारा अपना चेहरा चांद की तरफ करके चांद को देखने लगी। वही व्योम जो कि उसके जवाब के इंतजार में खड़ा था। जब उसने देखा कि चांद ने उसको इग्नोर किया है, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दोबारा कहा, मैंने कहा तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या तुम्हारी जबान काम नहीं कर रही है या फिर आज मौन व्रत रखा हुआ है? इस बार भी व्योम बात सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जवाब देना तो दूर की बात है। अब व्योम समझ गया था कि चांद उसे इग्नोर कर रही है। ये सोचकर कि ये लड़की उसे इग्नोर कर रही है, व्योम के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वो तेज कदमों से चलता हुआ बालकनी में चांद के पास आ गया। उसने झटके से चांद को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? व्योम अग्निहोत्री को इधर देखो। व्योम की बात सुनकर चांद ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी हो गई, जैसे उसने कसम खा ली हो कि वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी, ना उसकी तरफ देखेगी। एपिसोड 40। व्योम को गुस्सा आ रहा था, पर चांद कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस अपना चेहरा झुकाकर नीचे देख रही थी। व्योम ने गुस्से से उसका चेहरा ऊपर उठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। मेरा नाम व्योम अग्निहोत्री है। मुझे इग्नोर करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। समझती क्या हो खुद को तुम? व्योम की बात सुनकर चांद ने अभी भी कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अब चांद के ऐसे बर्ताव से व्योम को इरिटेशन हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, प्रॉब्लम क्या है, बताओ। इस बार वो काफी जोर से चिल्लाया था। उसके चिल्लाने की आवाज पूरी बालकनी और पूरे रूम में गूंज रही थी। चांद के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। उसकी बॉडी भी हल्के हल्के से कांप रही थी। व्योम ने जब महसूस किया कि चांद इतनी ज्यादा कांप रही है, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, पर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझे इग्नोर करे और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। चांद ने व्योम की बात सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, अगर कर भी रहे हैं तो आपको क्या? आपको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हैं ही कौन आपके? हम आपकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रखते, इसलिए आपको महत्वहीन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में जो लोग जरूरी है, आप सिर्फ उनके बारे में सोचिए और हमें हमारी हालत पर छोड़ दीजिए। कहते हुए चांद ने बहुत मुश्किल से खुद के आंसू कंट्रोल किया और व्योम को खुद से दूर करके फिर से बालकनी की रेलिंग पर अपने हाथ दिखाकर आसमान में चमक रहे चांद को देखने लगी, जिसे बादलों ने घेर लिया था। वही चांद की बात सुनकर व्योम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। यह वही लड़की थी जो उसके सामने बोलने से पहले 1000 बार सोचती थी, और आज इस लड़की ने उसके सामने इतनी बड़ी बात कह दी थी। कुछ देर बाद खुद को संभालने के बाद व्योम ने चांद को झटके से पलटकर अपनी तरफ करके रेलिंग से टिकाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ये सब कुछ तुम इस वजह से कर रही हो क्योंकि सुबह वो फोन कॉल जो। व्योम ने इतना कहा ही था कि चांद ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है आपको हमें जवाब देने की। हम होते कौन है आपसे जवाब मांगने वाले? आपकी जिंदगी है, आपको जो करना है कीजिए, बस हमसे दूर रहिए। बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को, दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं है।
आपकी नज़र में हम गंवार होंगे, पर गंवारों का भी दिल होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, उनकी भी जिंदगी होती है, और हमारी जिंदगी सिर्फ दर्दनाक थी। अब बस हम जीना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं, पर हम सिर्फ जीना चाहते हैं। प्लीज हमें हमारी हालत पर छोड़ दीजिए। कहते हुए चांद ने व्योम आंखों में देखा। उस व्योम की आंखों में अजीब से इमोशंस नजर आ रहे थे, जिसे देखकर चांद ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, हम जानते हैं कि हम आपके लायक नहीं है, इसलिए अगर आप अपनी प्रेमिका के पास जाना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं। बस इतना कहेंगे कि उनके पास जाने के बाद हमसे दूर रहिएगा, क्योंकि हम किसी ऐसे इंसान के पास नहीं आना चाहते जिसके बाहर की लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते हो। चांद की बात सुनते ही व्योम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। उसने गुस्से से चांद को अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? नाजायज रिश्ता? तुमसे किसने कह दिया कि बाहर मेरे नाजायज रिश्ते हैं? व्योम की बात सुनकर चांद ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, गवार है हम पर इतनी नहीं कि हमें नहीं पता हो कि एक लड़की और लड़के के बीच के रिश्ते कैसे होते हैं। आपके अंग्रेजी के शब्द नहीं आते, इसका यह मतलब नहीं कि हमें यह ना पता हो कि कौन क्या बोल रहा है। फिलहाल हमें छोड़ दीजिए प्लीज, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। कहते हुए चांद बालकनी के दूसरे कोने पर आकर खड़ी हो गई। वही व्योम को अब उसके इस तरह से इग्नोर करने की वजह से और उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से खुद से कहा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने दिनों से कभी किसी लड़की के पास नहीं गया, जब से यह आई है आज तक किसी लड़की से बात भी नहीं की, और कह रही है कि मेरे बाहर नाजायज रिश्ते हैं। है मेरे बाहर रिश्ते, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं घटिया इंसान हूँ। शादी के बाद किसी को देखा भी नहीं। कहते हुए व्योम तेज कदमों से चलता हुआ चांद के पास आ गया। उसने चांद को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सुनो, मेरे कोई बाहर रिश्ते नहीं है। जो कुछ भी था वो तुम्हारे आने से पहले था। मैंने उसके बाद किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया। मैं घटिया हूं, पर मुझे पता है कि शादी का क्या महत्व होता है। मेरी दादी ने हमेशा मुझे सिखाया है एक पत्नी कितनी जरूरी होती है, पत्नी की इज्जत करना कितना जरूरी होता है। व्योम की बात सुनकर चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। व्योम ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी और के साथ सोने के लिए गया था? व्योम की बातें सुनते ही चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू अब बाहर आ चुके थे। व्योम समझ गया था कि चांद गंगा जमुना फिर से बहाने लगी है। उसने चांद का चेहरा ऊपर करते हुए कहा, सुनो ना। चांद ने अपना सर ना में हिला दिया। व्योम ने प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, प्लीज एक बार सुन लो, सुनो ना। चांद ने अपने निचले होंठ को बाइट करके व्योम की तरफ देखा। व्योम ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज रोना बंद करो, तुम रोते हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। देखो अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम काला जादू करती हो, जब से आए हो मुझ पर काला जादू करके रखा है। तुम्हें कहना चाहता था पर अभी तक कहा नहीं था, पर अब कह रहा। सच सच बताओ, तुमने कहां से काला जादू सिखाया, क्योंकि अब मुझे उसका तोड़ ढूंढना है। व्योम की बात सुनकर चांद हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे व्योम की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम और काला जादू? है भगवान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम तांत्रिक हैं? चांद की बात सुनकर व्योम ने उसकी नीली नीली आंखों को घूरते हुए कहा, तुम अगर तांत्रिक नहीं हो तो फिर अपनी नीली आंखों से हिप्नोटाइज कैसे करती हो? यही बात है। देखो, मुझे हिप्नोटाइज करना बंद कर दो। व्योम अग्निहोत्री किसी के कंट्रोल में नहीं आता, तुम्हारे भी कंट्रोल में नहीं आऊंगा। अब रोना धोना बंद करो और चुपचाप रूम में आकर सो जाओ। कहते हुए व्योम तेज कदमों से रूम में चला गया। वहीं चांद फटी आंखों से उसे जाते हुए देखने लगी। हिप्नोटाइज उसे समझ नहीं आया था, पर काला जादू उसके दिमाग में यही घूम रहा था। क्या सच में व्योम को लगता है कि वो काला जादू करने वाली जादूगरनी है? व्योम ने रूम में आकर गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, इसके चक्कर में एक दिन पक्का टकला हो जाऊंगा मैं। है भगवान, क्या नमूना मिला है मुझे। जब देखो तब रोती रहती है, जब देखो तब नाराज होती रहती है, और मैं इसके पीछे से मनाने के लिए घूमता हूँ। सीरियसली व्योम अग्निहोत्री किसी को मनाता है? अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। व्योम खुद से बात कर रहा था। उसने देखा चांद अभी भी बालकनी से रूम में नहीं आई थी। ये देखकर उसने गुस्से से कहा, ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। कहते हुए उसने दोबारा बालकनी में आकर देखा तो चांद पालने पर खुद को सिमटकर लेटी हुई थी, जिसे देखकर उसने गुस्से से कहा, इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है या फिर मुझे परेशान करने के लिए जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। कहता हुआ व्योम तेज कदमों से चलता हुआ पालने के पास आ गया।
उसने चांद को घूरते हुए कह, मैंने तुम्हें रूम में जाकर सोने के लिए कहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चांद ने आसमान में चमक रहे चांद की तरफ देखते हुए कहा, हमें रूम में नहीं सोना और आपके साथ बिल्कुल नहीं सोना, इसलिए हम यहीं पर सोने वाले हैं, आप चले जाइए। व्योम ने आसमान की तरफ देखा। चांद को अभी भी बादलों ने ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश होने लगेगी। उसने चांद को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता या फिर देखकर भी अंधी बनना चाहती हो? कुछ देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद तुम यहां से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर से अपनी तबीयत खराब करना चाहती हो तो अपनी दादी को बता सकूं कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। देखो, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है, चुपचाप रूम में चलकर सो जाओ। व्योम की बात सुनकर चांद कुछ कहती इससे पहले ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें खुद पर महसूस करते ही चांद उठकर खड़ी हो गई। वही व्योम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने चांद की तरफ देखा जिसका उतरा हुआ चेहरा बारिश को देखकर खिल गया था। चांद के खिले हुए चेहरे को देखकर व्योम जैसे अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन सब कुछ भूल गया। उसने चांद की तरफ देखा जो अपनी दोनों हथेलियां को फैलाकर बारिश की बूंदें अपने हाथों में भरकर उछल रही थी। चांद को देखकर व्योम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाकर उसे झटके से कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, इडियट, बीमार पड़ जाओगी, चलो। कहते हुए वो चांद को इस तरह से खींचता हुआ लेकर रूम में आ गया। दोनों हल्के हल्के भीग गए थे। चांद के चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी, जिसे देखकर व्योम ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, जाकर कपड़े चेंज कर लो, मैं बाथरूम में जा रहा हूं। कहते हुए व्योम कदमों से वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही चांद बेचारी, जो कि अब तक अध्याय की बातें मानकर इस तरह से बर्ताव कर रही थी, उसने गहरी सांस ली। घबराहट की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, पर उसे अध्याय से किया हुआ प्रॉमिस अच्छे से याद था। उसने अध्याय से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी बातें मानेगी और जैसा जैसा वह कहेगा वैसे ही वो बर्ताव करेगी। अध्याय नहीं चांद को व्योम को इग्नोर करने को, उसकी बात को टालने को कहा था और बेचारी चांद वही सब कुछ कर रही थी। चांद ने डरते हुए कहा, हे महादेव, बचा लो, कहीं हमारे गुस्से के चक्कर में अगर यह हमसे गुस्सा हो गए तो। कहते हुए वह अपने नाखून चबाते हुए क्लोजेट रूम में घुस गई और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं बाहर आकर व्योम ने खुद से कहा, मुझे इससे दूर जाना होगा वरना यह मुझे पागल करके छोड़ेगी। इसके इस तरह से इग्नोर करने से मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? मुझे तो खुश होना चाहिए, यही तो चाहता हूं कि यह मुझसे दूर रहे। मुझे भी से दूर रहना होगा, मैं आज रूम में जाऊंगा ही नहीं। कहते हुए हम स्टडी रूम में जाकर बैठ गया। वही चांद कपड़े चेंज करके रूम में आ गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो व्योम अभी तक अंदर नहीं आया था। ये देखकर उसका चेहरा लटक गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, कहीं हमारे इस तरह से उन्हें नजरअंदाज करने की वजह से वो सच में गुस्सा तो नहीं हो गए ना? क्या वो सच में यहां से चले गए? क्या वो फिर से अपनी प्रेमिका के पास? चांद ने इतना कहा ही था कि रूम का दरवाजा खुला और व्योम अंदर आया। उसे अंदर आते हुए देखकर चांद को पता नहीं क्या हुआ। वो बेड से कूदकर दौड़ते हुए जाकर सीधा व्योम के गले से लग गई। व्योम, जो कि काफी देर तक खुद को कंट्रोल करने के बाद भी खुद को रोक नहीं पाया था, आखिर में हार मानकर वो अपने रूम में आने के लिए तैयार हो गया था। अंदर आते ही अचानक से चांद के तरह से गले लगने की वजह से वह हैरान हो गया। उसने चांद की तरफ देखा, उसका छोटा सा सर व्योम के सीने पर था। चांद की हाइट व्योम के मुकाबले काफी छोटी थी। उसके दोनों हाथ व्योम की कमर के दर्द कर दी लपेटे हुए थे। व्योम ने धीरे से कहा, व्हाट हैपेंड? व्योम की आवाज सुनकर चांद ने अचानक से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसे एहसास हो गया कि जल्दबाजी में उसने क्या कर दिया है। उस बेचारी की हालत खराब हो गई। उसे याद आ रहा था कि उसने गलत कर दिया है। वही उसके चेहरे के क्यूट एक्सप्रेशन देखकर व्योम को हंसी आ रही थी। उसने खुद को हंसने से रोककर थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे आंखों से ही मेरी इज्जत लूट लोगी। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी।